हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th कॉमर्स आई वेलकम्स यू। आज के इस बिजनेस स्टडी के वीडियो में हम चैप्टर बिजनेस सर्विसेज कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक। बैंक हमें कौन सी इंपॉर्टेंट सर्विस प्रोवाइड करता है उनके बारे में पढ़ना है। ऑल्दो बैंक का एक फंक्शन होते हैं, जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि एक्सेप्टिंग योर डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग लोन्स, ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं या प्राइमरी फंक्शन होते हैं। उसके अलावा जो सेकेंडरी फंक्शन या कहें सेकेंडरी एक्टिविटीज सर्विसेज जो हैं उनके बारे में आज हमें पढ़ना है। तो पहला जो सर्विस है दैट इज़ चेक। चेक बच्चों एक इंस्ट्रूमेंट है, डॉक्यूमेंट्री इंस्ट्रूमेंट, जिससे कोई भी कस्टमर उस चेक्स के थ्रू बैंक को ये इंस्ट्रक्शन देता है या ऑर्डर देता है कि वो थर्ड पार्टी को पेमेंट कर दे। ठीक है, तो यहाँ पर जो चेक इंस्ट्रूमेंट है वो इसलिए यूज़ किया जाता है कि आप थर्ड पार्टी को पेमेंट कर सकते हैं बिना कैश विड्रॉ किए। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए आपको किसी को पेमेंट करना है जिससे आपने सामान खरीदा है सप्लायर को, तो आप बिना कैश विड्रॉ किए ही चेक के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। मीन्स चेक में उस पार्टी का नाम और उसका अकाउंट नंबर फिल करके आप बैंक को इंस्ट्रक्शन देंगे कि आप ये बैंक उस थर्ड पार्टी को पेमेंट कर दे आपके बैंक अकाउंट से। तो बैंक क्या करेगा, आपके अकाउंट से पैसा विड्रॉ करेगा और उसके अकाउंट में डाल देगा या ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, अब सेकंड जो सर्विस है दैट इज कॉल्ड बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट एक चेक की तरह ही एक इंस्ट्रूमेंट होता है, लेकिन बैंक ड्राफ्ट के साथ एक प्लस पॉइंट ये रहता है कि बैंक ड्राफ्ट के साथ डिसऑनर होने की कोई संभावना नहीं होती या बाउंस होने की संभावना नहीं होती। अब ये डिसऑनर और बाउंस का मतलब क्या होता है? चेक के साथ ये एक ड्रॉबैक ये रहता है कि अगर अकाउंट होल्डर के बैंक बैलेंस में सफिशिएंट बैलेंस ना हो जो अमाउंट चेक में लिखा है, तो एट दैट मोमेंट द चेक इज गोइंग टू बी बाउंस्ड और डिसऑनर। क्लियर, ये ड्रॉबैक रहता है चेक के साथ। तो यहाँ पर चेक के साथ अगर पेमेंट की जा रही है तो थोड़ी सी यहाँ पर इनकम्पिटेंसी यह आती है कि शायद चेक बाउंस भी हो सकता है। लेकिन इन केस ऑफ बैंक ड्राफ्ट भी वही एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप थर्ड पार्टी को पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पर बैंक ड्राफ्ट में ये प्लस पॉइंट रहता है कि बैंक ड्राफ्ट के साथ कोई बाउंस और डिसऑनर की पॉसिबिलिटी नहीं बनती। होता क्या है बच्चों बैंक ड्राफ्ट में? बैंक ड्राफ्ट जैसे ही आप बनाते हैं किसी बैंक से थर्ड पार्टी को पेमेंट करने के लिए, तो बैंक जो होता है वो बैंक ड्राफ्ट बनाता तभी है जब आपके अकाउंट में इतना सफिशिएंट बैलेंस हो। तो जैसे ही आपको बैंक ड्राफ्ट इशू करेगा तो आपके अकाउंट से वो तुरंत पैसे इतने अलग कर देगा, और जैसे ही आप ये बैंक ड्राफ्ट हैंडओवर करेंगे थर्ड पार्टी को, तो हैंडओवर जैसी थर्ड पार्टी को होगा तो वो थर्ड पार्टी उस बैंक ड्राफ्ट के थ्रू आपके अकाउंट से पैसा विड्रॉ कर लेगा। यहां पर बैंक वालों ने क्या करा, जैसे ही आपको बैंक ड्राफ्ट इशू किया तो बैंक वालों ने आपके अकाउंट से इतना पैसा अलग से सेपरेट कर दिया, और बैंक ड्राफ्ट तभी बनेगा जब आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस होगा। लेकिन चेक के साथ क्या था कि अभी चेक में 10,000 रुपए हैं, आप 15,000 की पेमेंट कर रहे हैं और आपने बोला कि 3 दिन बाद चेक से पैसा निकाल लेना, लेकिन 3 दिन बाद भी आपके अकाउंट में पैसे नहीं आ पाए, तो एट दैट मोमेंट चेक विल गोइंग टू बी बाउंस्ड। तो यहां पर ये ड्रॉबैक हो गया। लेकिन बैंक ड्राफ्ट के साथ ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती, क्योंकि बैंक ड्राफ्ट तभी बनता है कि जब आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस होता है, और बैंक ड्राफ्ट भी चेक के ही तरह इस्तेमाल होता है किसी थर्ड पार्टी को पेमेंट करने के लिए। नाउ नंबर थर्ड इज ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट एक फैसिलिटी है जो कि करंट अकाउंट होल्डर को मिलती है। हमने इससे पहले वाले वीडियो में टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट पढ़े थे, तो वहां पर करंट डिपॉजिट अकाउंट पढ़ा था। तो करंट डिपॉजिट अकाउंट जो होता है वो जनरली बिजनेसमैन ओपन करते हैं। तो ये करंट डिपॉजिट अकाउंट जब ओपन होता है तो उस करंट डिपॉजिट अकाउंट होल्डर को बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है। मींस जैसे कि सेविंग अकाउंट में आपके 10,000 रुपीज हैं, तो आप अपने सेविंग अकाउंट से 10,000 ही विड्रॉ कर सकते हैं जितना बैलेंस आपके अकाउंट में है। लेकिन अगर आपका करंट अकाउंट है तो बैंक आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देता है, जिसमें आप एक लिमिट तक अपने अकाउंट से ज्यादा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि आपके अकाउंट में हर समय 10,000 रुपए रहते हैं, तो बैंक ने आपको एक फैसिलिटी दी कि आप 5,000 तक ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब आप 11,000, 12,000 और 13,000, 15,000 का पेमेंट कर सकते हैं, ऑल्दो आपके अकाउंट में 10,000 रुपए थे। तो यहाँ पर जो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है वो मिलती है करंट अकाउंट होल्डर को, यानी कि जो बिजनेसमैन करंट अकाउंट अपना ओपन करते हैं। नाउ द फोर्थ वन इज कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट एक शॉर्ट टर्म लोन्स की फैसिलिटी है
जो शॉर्ट टर्म लोन्स बैंक प्रोवाइड करता है पब्लिक को या कस्टमर को अगेंस्ट द सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, कि आपने बैंक के पास एक सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कर दिया है, कुछ सिक्योरिटी रख दिया है, जैसे आपके व्हीकल्स के डॉक्यूमेंट्स, आपके लैंड के डॉक्यूमेंट्स, और उसके अगेंस्ट में बैंक आपको कैश उधार दे देता है, तो दैट इज कॉल्ड द कैश क्रेडिट। Now come to the next topic. The next topic is types of digital payment. टाइप्स ऑफ डिजिटल पेमेंट में जो डिजिटल पेमेंट वर्ड है उसका मतलब है कि आप पेमेंट कर रहे हैं अपने बैंक अकाउंट से किसी दूसरे बैंक अकाउंट होल्डर को विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। मींस इंटरनेट की हेल्प से जब आप अपने अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट होल्डर को पेमेंट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड डिजिटल पेमेंट। क्लियर? अब ये डिजिटल पेमेंट्स कितने तरीके से की जा सकती है उसके बारे में पढ़ना है। तो जो पहला टाइप है दैट इज कॉल्ड डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड जनरली यूज्ड विद सेविंग डिपॉजिट अकाउंट होल्डर। जो अकाउंट होल्डर के पास सेविंग डिपॉजिट अकाउंट होल्डर होता है या सेविंग डिपॉजिट अकाउंट होता है, वही अकाउंट होल्डर इस डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। डेबिट कार्ड से जो पेमेंट की जाती है वो अप टू द बैलेंस दैट इज हेल्ड इन द अकाउंट ऑफ द कस्टमर। कस्टमर के अकाउंट पर जितना बैलेंस है उतने ही अमाउंट तक आप डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे सेविंग अकाउंट में अगर 50,000 रुपीज़ हैं तो मैं डेबिट कार्ड से 50,000 का अमाउंट का पेमेंट कर सकता हूं, तो मेरे अकाउंट से 50,000 रुपीज़ का बैलेंस डिडक्ट या डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका एटीएम। एटीएम की फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन का इस्तेमाल उसी तरीके से होता है जैसे कि एक बैंक में जो पर्सन है जो आपको पैसा जब आप विड्रॉ करते हैं तो पैसा आपको हाथ में देता है, और जब आप पैसा जमा करते हैं तो आपका पैसा जमा करता है। दैट पर्सन इज नोन एज टेलर। अब दैट टेलर वर्क इज डन बाय अ मशीन विच इज नोन एज ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन से भी आप जब एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आप पैसा विड्रॉ भी कर सकते हैं और पैसा उसमें डिपॉजिट भी कर सकते हैं। और ये ऑटोमेटेड टेलर मशीन आपका 24 आवर्स और 7 डेज काम करती है। मीन्स 24 घंटे आपके लिए काम करती है एज अ प्रॉपर मशीन। आप कभी भी इस मशीन से पैसा विड्रॉ करें और पैसा इसमें जमा करें। नेक्स्ट इज क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है जब आपका अकाउंट करंट डिपॉजिट अकाउंट है तो बैंक आपको एक क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी देता है। जैसे कि करंट डिपॉजिट अकाउंट में ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दी जाती है, तो ऐसी क्रेडिट कार्ड में आपको फैसिलिटी दी जाती है कि आप अपने अकाउंट बैलेंस से ज़्यादा ही पेमेंट कर सकते हैं। तो वो ज़्यादा पेमेंट आप बैंक एक लिमिट सेट करता है कि आप कितना ज़्यादा एक्सेस पेमेंट कर सकते हैं या कितना ओवरड्राफ्ट पेमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड की लिमिट सेट की जाती है बैंक के थ्रू। बैंक आपके अकाउंट बैलेंसेस को चेक करता है, तब एक क्रेडिट कार्ड की लिमिट सेट करता है। इस क्रेडिट कार्ड से आप इतना अमाउंट तक का पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट NEFT। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आजकल के दिनों में इसको समझना बहुत ही जरूरी है। तो NEFT की फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एक मेथड है जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिकली अपने अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट को पेमेंट इलेक्ट्रॉनिकली फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। मींस NEFT में आप फंड ट्रांसफर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट या फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक। क्लियर बच्चों? और NEFT में जो फंड ट्रांसफर होता है उसका बेसिस होता है बैच सिस्टम बेसिस। बैच सिस्टम बेसिस का मतलब होता है कि NEFT से जब आप पेमेंट कर रहे हैं तो इसमें आवरली बैच बनाता है बैंक, कि मीन्स 1 आवर में कितने NEFT के आपके पेमेंट आए उनको फिर पेमेंट एक साथ करता है, फिर नेक्स्ट आवर इंतजार करता है, फिर अगले दूसरे घंटे में जितने NEFT के पेमेंट्स आएंगे फिर उनको ट्रांसफर करेगा या उनको सेटल करेगा। तो यहाँ पर NEFT में जो फंड ट्रांसफर होता है वो बैच सिस्टम के थ्रू किया जाता है। तो ध्यान बैच सिस्टम समझ में आ गया बच्चों कि आप बैंक एक घंटा देखेगा, उस घंटे के अंदर जितने ट्रांसफर के पेमेंट्स आएंगे उनको पहले सेटल करेगा, फिर नेक्स्ट आवर में जितने ट्रांसफर के पेमेंट्स आएंगे NEFT के थ्रू उनको सेटल करेगा। फिर इसमें लिखा है NEFT में जो मिनिमम फंड ट्रांसफर की वैल्यू है दैट इज ₹1 एंड मैक्सिमम इज नो लिमिट। आप कितना भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। बैंक यहाँ पर चार्जेस लेता है। यहाँ पर बच्चों दो बात हैं, एक पर्सन है जो पैसा ट्रांसफर कर रहा है और एक पर्सन जो पैसा रिसीव कर रहा है, दैट इज कॉल्ड बेनिफिशियरी। तो बेनिफिशियरी
को कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता, लेकिन जो पर्सन फंड ट्रांसफर करता है उसको चार्जेस देने पड़ते हैं। लेकिन अप टू 10,000 कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता। कि अगर आप 10,000 तक की एनएफटी कर रहे हैं तो आपको कोई चार्जेस नहीं देना पड़ेगा बैंक को, लेकिन 10,000 के बाद बैंक अपने चार्जेस इंपोज करना शुरू करता है। जैसे 11,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, जितने भी पैसा ट्रांसफर करेंगे अब तो 10,000, तो वहां पर आपको चार्जेस देना पड़ेगा। बेनिफिशियरी को कोई चार्जेस नहीं मिलेगा। सपोज कीजिए मैं ट्रांसफर कर रहा हूं और आपके अकाउंट में पैसा जाना है, तो आप बेनिफिशियरी हो गए, तो आपको कोई चार्जेस नहीं देना पड़ता। नेक्स्ट है आपका RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट वो मेथड है जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिकली फंड ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट, जैसे कि NEFT में था। ठीक है, NEFT में भी आप इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट। लेकिन RTGS में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहता है कि यहाँ पर जो पेमेंट की जाती है वो रियल टाइम पे की जाती है। मींस जैसे ही रिक्वेस्ट रिसीव करेगा बैंक, एट दैट मोमेंट बैंक आपका पैसा ट्रांसफर कर देगा। यहां पर क्या था कि बैच सिस्टम था कि पहला फर्स्ट आवर में जितने आपके NEFT के पेमेंट्स आएंगे उनको कलेक्ट करेगा, उनका ग्रॉस बनाएगा, तब उसको सेटल करेगा। लेकिन RTGS में जैसे ही रिक्वेस्ट रिसीव करता है बैंक, एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट ट्रांसफर इज डन या सेटलमेंट इज डन। यहां पर मिनिमम वैल्यू 2 लाख होती है और मैक्सिमम नो लिमिट। जैसे कि NEFT में भी मैक्सिमम नो लिमिट था, RTGS में भी नो लिमिट होता है, लेकिन RTGS में मिनिमम लिमिट कितनी होती है बच्चों? 2 लाख। क्लियर? अब आते हैं लास्ट वन इज डिजिटल कैश। डिजिटल कैश इज द वेरी पॉपुलर मेथड ऑफ मेकिंग ट्रांसफर फंड्स फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट। जैसे कि डिजिटल कैश यूज किया जाता है आपके कंप्यूटर सिस्टम पे, PCs में, लैपटॉप्स में, मोबाइल फोन्स में। तो यहां पर कुछ ऐप्स आते हैं जिनके थ्रू आप डिजिटली कैश ट्रांसफर करते हैं विद द हेल्प ऑफ मोबाइल, सेल फोन्स या लैपटॉप। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं पेटीएम का, तो पेटीएम से जब आप फंड ट्रांसफर करते हैं दैट इज एग्जांपल ऑफ डिजिटल कैश। गूगल पे करते हैं तो दैट इज एग्जांपल ऑफ डिजिटल कैश। होप सो बच्चों आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। ये टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है, इनको समझिएगा, वीडियो को आप देखिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू।